हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। हाँ, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से भी नमस्कार। आज की इस लाइव क्लास में पूरे जोश के साथ हम ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराओं के टॉपिक को कवर करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। सही कहा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ये क्लास विशेष रूप से एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे और पुलिस जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए डिजाइन की गई है। तो सीधा कंटेंट पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले स्लाइड 1 पर फोकस करते हैं। स्लाइड 1 है ओशन करंट्स का इंट्रोडक्शन। महासागरीय धाराएं असल में ग्लोबल ओशन की नदियां होती हैं। रिवर्स ऑफ द ग्लोबल ओशन। बिल्कुल। महासागरों में एक निश्चित दिशा में, मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहुत अधिक दूरी तक जल के विशाल प्रवाह को ओशन करंट्स कहते हैं। एकदम सही। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये नदी के प्रवाह के समान होती हैं। मतलब इनमें जलस्तर केवल ऊंचा नीचा नहीं होता, बल्कि पानी सच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है। और यहीं पर मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी यूपीएससी कॉन्सेप्ट चेक जोड़ना चाहूंगी। करंट्स और वेव्स के बीच का अंतर। अच्छा, धारा और तरंग का अंतर। हाँ, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए, लहरों में वेव्स में केवल ऊर्जा या एनर्जी आगे बढ़ती है। पानी अपनी ही जगह पर बस ऊपर नीचे होता है, ऑसिलेट करता है। मतलब पानी आगे नहीं बहता लहरों में। बिल्कुल नहीं। जबकि धाराओं में करंट्स में पानी का जो एक्चुअल वाटर मास है, वास्तविक द्रव्यमान, वो लगातार आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि तरंगे मतलब वेव्स उस क्रिकेट स्टेडियम की तरह हैं जहां दर्शक वेव बनाते हैं। मतलब लोग बस अपनी जगह पर खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? लेकिन धाराएं उस भीड़ की तरह हैं जो मैच खत्म होने के बाद सच में बाहर की तरफ चल पड़ती हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। यही एक्चुअल डिफरेंस है दोनों में। चलिए अब सीधा अगली स्लाइड यानी स्लाइड 2 पर आते हैं। यहाँ धाराओं की उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं। मतलब इन्हें चलाने वाले ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हाँ, मैं पॉइंटर्स रीड कर देता हूँ। पहला है पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण बल यानी रोटेशन और ग्रेविटी। दूसरा, महाद्वीपों का आकार या कोस्टलाइंस, जी, जो प्रवाह की दिशा तय कर देते हैं। बिल्कुल। फिर है वाष्पीकरण व वर्षा, इवेपोरेशन और रेन। फिर जल के घनत्व या डेंसिटी का अंतर। और तापमान भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां इक्वेटर से पोल्स की ओर गति में काफी भिन्नता आती है। सही बात है। और आखिरी पॉइंट है वायु दाब व पवनें, जैसे कि हमारी व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दें, एक यूपीएससी ट्रैप है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। कैसा एक्सेप्शन? हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, ये दुनिया का इकलौता ऐसा अपवाद है जहां उत्तरी भाग में धाराओं की दिशा मानसूनी पवनों के साथ पूरी तरह बदल जाती है। अरे, मतलब हवा के साथ डायरेक्शन पलट जाता है। हाँ, एकदम पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। दोस्तों, एग्जामिनर हमेशा इस एक्सेप्शन पर सवाल बनाते हैं, तो इसे अपने नोट्स में अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत हाई यील्ड पॉइंट है। चलिए अब स्लाइड 3 पर फोकस करते हैं। ये है धाराओं के प्रकार, मतलब गर्म और ठंडी जलधाराएं। मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले गर्म जलधाराएं यानी वार्म करंट्स। ये विषुवत रेखा से लो लैटिट्यूड से ध्रुवों की ओर बहती हैं। मतलब भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ। हाँ, और ये जिस भी क्षेत्र में जाती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। इनके जल का तापमान अपने मार्ग में आने वाले पानी से अधिक होता है। और ठंडी जलधाराएं? ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। ये जिस क्षेत्र में जाती हैं वहां का तापमान कम कर देती हैं। अच्छा, ऐसे मेरा एक डाउट है एक स्टूडेंट की तरह। हाँ, पूछिए। क्या ठंडी जलधारा का मतलब ये है कि उसका पानी एकदम बर्फ जैसा जमा हुआ होता है? नहीं नहीं, ये बहुत कॉमन डाउट है। ये पानी बर्फ जैसा नहीं होता, ये सिर्फ अपने आसपास के पानी की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा होता है। अच्छा, मतलब बस रिलेटिवली ठंडा होता है। बिल्कुल, अगर आसपास का पानी 25 डिग्री है तो ये 20 डिग्री हो सकता है। समझ गया। अब स्लाइड 4 शुरू करते हैं। द कोरियोलिस इफेक्ट यानी कोरियोलिस बल। दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल रूल ऑफ डायरेक्शन है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये बल हवाओं और धाराओं की दिशा को मोड़ देता है। और दिशा के इस नियम को याद रखने के लिए पीवाईक्यू रिवीजन की एक बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक है, NRSL फॉर्मूला। NRSL मतलब नॉर्दर्न राइट, सदर्न लेफ्ट। बिल्कुल सही। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं यानी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। दोस्तों, ये NRSL फॉर्मूला परीक्षा हॉल के प्रेशर में आपके बहुत काम आएगा। इसे पक्का याद कर लें। जी, बहुत टाइम बचेगा इससे एग्जाम में। तो चलिए स्लाइड 5 पर आते हैं। ये अटलांटिक महासागर के सर्कुलेशन सिस्टम को दर्शाती है। मैं धाराओं की लिस्ट पढ़ देता हूँ। पहले गर्म धाराएं, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ब्राजील करंट और एंटिलीज करंट। इसमें गल्फ स्ट्रीम बहुत महत्वपूर्ण है और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूरोप में साल भर बारिश लाती है। और ब्राजील करंट का तापमान और लवणता काफी ज्यादा होती है। बिल्कुल। अब ठंडी धाराएं देखते हैं। लैब्राडोर करंट, कैनरी करंट, फॉकलैंड करंट, बेंगुएला करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें,
कैनरी करंट सहारा मरुस्थल का निर्माण करती है और बेंगुएला करंट से कालाहारी मरुस्थल बनता है। अच्छा, तो ठंडी धाराओं से मरुस्थल बनते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक और PYQ स्पॉटलाइट है, द ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक, ये न्यूफाउंडलैंड के पास है ना? जी हाँ, 40 डिग्री नॉर्थ के पास। जब गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लैब्राडोर धारा यहाँ मिलती हैं तो घना कोहरा छा जाता है। हाँ, और फिर क्या होता है? इससे प्लैंकटन का विकास होता है और इसका परिणाम ये है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मत्स्य क्षेत्र यानी वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग जोन बन जाता है। तो दोस्तों, गर्म प्लस ठंडा इज इक्वल टू मछली पकड़ने का बेहतरीन क्षेत्र, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। अब सीधे बढ़ते हैं स्लाइड 6 की ओर। इसमें प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की धाराओं का विवरण है। हाँ, इसकी भी लिस्ट देख लेते हैं। पहले गर्म धाराएं नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल, क्यूरोशियो करंट, अलास्का करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और सुशीमा करंट। इसमें जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो कोरियोलिस के कारण दक्षिण की तरफ मुड़ती है। ठीक है। और ठंडी धाराएं हैं ओयाशियो करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरू या हम्बोल्ट करंट और ओखोत्स करंट। पेरू करंट को हम्बोल्ट भी कहते हैं और इससे अटाकामा मरुस्थल बनता है। तो यहाँ भी एक PYQ स्पॉटलाइट है। जापान के मत्स्य बैंक का उदाहरण। बिल्कुल, जापान के कोस्ट पर गर्म क्यूरोशियो और ठंडी ओयाशियो जलधाराएं मिलती हैं। अच्छा, जिससे वहां भी मछलियों के लिए एक और उत्कृष्ट क्षेत्र बनता है। हाँ, प्लैंकटन की वजह से मछलियों के लिए ये बहुत शानदार जगह बन जाती है। चलिए अब आते हैं स्लाइड 7 पर। ये हिंद महासागर के मौसमी बदलाव के बारे में है। हाँ, जिसे हम मॉनसून रिवर्सल सिस्टम कहते हैं। ये उत्तरी हिंद महासागर में होता है। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, शीतकाल में यानी विंटर्स में धाराएं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट के रूप में जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं। लैंड टू सी। जी, जबकि ग्रीष्मकाल में मतलब समर्स में ये साउथ वेस्ट मॉनसून करंट के रूप में समुद्र से जमीन की ओर बहती हैं। मतलब सी टू लैंड। एकदम सही। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट UPSC नोट है। वो क्या है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट जंजीबार और सुमात्रा के बीच केवल सर्दियों के दौरान बहती है, गर्मियों में यह गायब हो जाती है। अरे वाह, सिर्फ विंटर्स में। दोस्तों, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अब दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं की बात करते हैं, जो एक स्थायी प्रणाली है। साउथ इंडियन ओशन में रिवर्सल नहीं होता। तो यहाँ गर्म धाराएं हैं मोजाम्बिक, मेडागास्कर और एगिलास करंट। हाँ, जो अगुलास है वो मोजाम्बिक और मेडागास्कर का संयुक्त रूप है। और ठंडी धाराएं हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। यहाँ मैं विद्यार्थियों को सचेत करना चाहूंगा कि अगुलहाज नाम सुनकर कई बार ठंडी जलधारा होने का भ्रम होता है। हाँ, नाम थोड़ा ऐसा ही है इसका। लेकिन दोस्तों, ये एक गर्म जलधारा है। इसे एग्जाम में गलती से भी गलत ना करें। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। अल नीनो और ला नीना, ये दोनों मौसमी परिघटनाएं ग्लोबल वेदर मेकर्स हैं। और भारत के मॉनसून के लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बीच का अंतर और भारत पर इनके प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले अल नीनो। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है, जहां तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ईस्ट पैसिफिक में। हाँ, इससे पूर्वी प्रशांत में अतिवृष्टि होती है, मतलब बाढ़ आ जाती है, और पश्चिमी प्रशांत में सूखा पड़ता है। और परीक्षा के लिए इसका सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? परीक्षा के लिए सबसे जरूरी ये है कि इसका भारतीय मॉनसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब वीक मॉनसून। भारत में सूखा पड़ सकता है। और ला नीना क्या है फिर? ला नीना पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है, जहां जल का तापमान बढ़ जाता है। तो इससे भारत पर क्या असर होता है? परीक्षा के लिए फैक्ट ये है कि ला नीना भारतीय मॉनसून के लिए अनुकूल होता है, मतलब गुड रेनफॉल, अच्छी बारिश होती है। तो दोस्तों, इसे एक शॉर्टकट के तौर पर याद रखें। अल नीनो मतलब भारत के लिए बुरा, ला नीना मतलब भारत के लिए अच्छा। हाँ, ये सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है इसे याद रखने का। चलिए अब स्लाइड 9 पर जाते हैं। महासागरीय मरुस्थल यानी ओशियानिक डेजर्ट के बारे में। इसका नाम है सारगैसो सागर। हाँ, इसकी लोकेशन उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स और 35 से 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके चारों ओर बाउंड्री करंट्स बहती हैं, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स। तो उससे क्या होता है? ये धाराएं बीच में एक शांत जल क्षेत्र बनाती हैं, एक एकदम काम सेंटर, कोई लहरें नहीं होती। अच्छा। और इसकी मुख्य विशेषताओं में सारगैसम शामिल है, जो एक बिना जड़ वाली मतलब रूटलेस मोटी तैरती हुई समुद्री घास है। हाँ, और ये सारगैसम एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यहाँ समुद्री जीवों की डाइवर्सिटी मतलब विविधता बहुत कम होती है, इसलिए इसे ओशियानिक डेजर्ट कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और एक PYQ फैक्ट बता दूं, हाँ, इसे सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने यानी स्पेनिश सेलर्स ने खोजा था। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि बिना हवा के ऐसे समुद्र में जहां सिर्फ मोटी घास तैर रही हो, वहां उन नाविकों का जहाज कैसे फंसा होगा। मतलब पानी में रहकर भी मरुस्थल वाली फीलिंग। बिल्कुल, ये प्रकृति का एक अजीब सा चमत्कार है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को खत्म करने से पहले स्लाइड 10 पर आते हैं। ये हमारा एग्जाम बूस्टर है, टॉप हाई यील्ड PYQ फैक्ट्स की रिवीजन स्लाइड। तो फटाफट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, शुरू करते हैं ठंडी धाराओं से बने मरुस्थलों से। कैनेरी करंट से सहारा मरुस्थल,
बेंगुएला करंट से कालाहारी मरुस्थल और पेरू करंट से अटाकामा मरुस्थल बनता है। और मत्स्यन क्षेत्र मतलब मिक्सिंग जोन्स। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर मिलती हैं तो न्यूफाउंडलैंड का ग्रैंड बैंक बनता है, और क्यूरोशियो और ओयाशियो मिलती हैं तो जापान कोस्ट का फिशिंग जोन बनता है। इसके बाद है सर्वाधिक लवणता यानी हाईएस्ट सैलिनिटी का PYQ। पहला स्थान है वॉन झील का, लेक वॉन, टर्की में। इसकी लवणता 330 पर मिल है। दूसरा स्थान है मृत सागर, डेड सी, जॉर्डन। इसकी लवणता है 238 पर मिल। और तीसरा स्थान ग्रेट सॉल्ट लेक, USA, 220 पर मिल। और आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट अपवाद। अगुलास एक गर्म धारा है। सार्गेसो सागर बिना तटों वाला महासागरीय मरुस्थल है, और हिंद महासागर मॉनसूनी हवाओं के साथ अपनी दिशा पूरी तरह बदल लेता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा सारा कंटेंट यहीं समेटते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अच्छे से रिवीजन करते रहे। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी के सामने निबंध या मेंस एग्जाम के लिए विचार करने योग्य एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। वो क्या है? आज के स्रोतों से हमने सीखा कि महासागरीय धाराएं दुनिया के बड़े बड़े मरुस्थलों और बेहतरीन मत्स्य क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, यदि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्रों के जल का तापमान और घनत्व स्थायी रूप से बदल जाए, तो क्या महासागरों की ये नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी? ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ तो क्या भविष्य में हमारी दुनिया के नक्शे से मरुस्थलों और मॉनसून की स्थिति पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के बारे में जरूर सोचिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।